तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ। तो देखिए सबसे पहले पदार्थ पढ़ने से पहले ये देखिए कि सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। तो केमिस्ट्री होता क्या है? तो देखिए केमिस्ट्री की परिभाषा देंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा। क्या परिभाषा देते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, क्या पढ़ते हैं? संगठन, संरचना, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या समझ में आ गया आप लोगों को कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, परिवर्तन, ये सब का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा आपका? केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। देखिए केमिस्ट्री जो है आपका कौन से शब्द से बना है? कीमिया शब्द से बना है। केमिस्ट्री कौन सा शब्द से बना है? कीमिया शब्द से बना है। और कीमिया जो एक आपका कौन सा शब्द है? मिस्र का शब्द है। कौन शब्द है? मिस्र भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? मिस्र भाषा का क्या है? शब्द है। और ये इसका अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ, कीमिया का अर्थ होता है आपका कह सकते हैं काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है, कह सकते हैं कीमिया का अर्थ क्या होता है मिस्र भाषा में? काला रंग। तो आपसे पूछेगा केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो क्या कहेंगे? मिस्र से हुआ था। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ था? मिस्र से। कह सकते हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ था? मिस्र से हुआ था। अब देखिए केमिस्ट्री के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को कितने टाइप्स में हम बांट के पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री को 3 टाइप्स में बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आपका? एक पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ेंगे आपका कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री, सॉरी, यानी एक पहला क्या पढ़ेंगे? फिजिकल। दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब होता है भौतिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ना है? कार्बनिक रसायन। और अनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अकार्बनिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा में? अनऑर्गेनिक में। तो देखिए यहां से भी आपको क्लास 9th में खास कर क्या पढ़ना है आपको? फिजिकल। क्या पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कुछ अकार्बनिक रसायन पढ़ना है, यानी अनऑर्गेनिक पढ़ना, ऑर्गेनिक भी कुछ पढ़ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पढ़ना आपको? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना। क्या पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए आपसे पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? क्या पूछेगा? फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के पापा कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के पिता, यानी रसायन के पिता। रसायन के पिता किसे कहा जाता है बताइए, या जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन के पिता या जनक पूछेगा किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहा जाता है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री के पिता या फादर किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। आगे आपका पदार्थ, चैप्टर का नाम ही आपका पदार्थ पढ़ना है। तो देखिए पदार्थ होता क्या है? पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस, या मैटर भी कहते हैं इसे। तो सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की हर एक वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहेंगे? दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की सारी वस्तुएं
दुनिया की सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, अगरे स्थान घेरे, उसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, और अवरोध उत्पन्न करे, क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे। क्या कहेंगे, दुनिया की सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, उसमें आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है आपका, पदार्थ कहलाता है। क्या कहते हैं, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पदार्थ कहलाता है। क्या जैसे एग्जाम्पल के अगर रूप में हम देखते हैं, क्या अगर हम किताब की अगर बात करते हैं, क्या ये एक पदार्थ है, तो हाँ है। क्यों, किताब में क्या होता है, स्थान घेरेगा। अगर हम कहीं रखते हैं तो क्या होगा, स्थान घेरेगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ क्या होगा, आयतन होगा, और वो क्या करता है, अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो क्या कहलाएगा, ये पदार्थ। क्या हवा पदार्थ हो सकता है, हाँ हो सकता है हवा पदार्थ। क्यों कहेंगे हवा को पदार्थ, क्योंकि हवा भी क्या होता है, उसमें भी स्थान घेरेगा, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, और वो भी क्या करता है, अवरोध मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करता है। क्या हवा स्थान घेरता है कि नहीं, जरूर घेरता है। जैसे मान लीजिए क्या है, एक गुब्बारा, उसमें बहुत ज्यादा हवा डालते तो क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाता है। इसका मतलब क्या है, हवा भी स्थान घेरता है। जैसे पानी क्या है आपका, पदार्थ है। यानी ये समझिए कि दुनिया की जितने भी वस्तु हैं, हमें जो नजर से दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, सब क्या है आपका, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। क्यों, जितने भी वस्तुएं वो स्थान घेरेगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, वो सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं। पूछेगा आपसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की। कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ के। यानी पदार्थ कह सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक होता है आपका पहला में ठोस, द्रव, और तीसरा होता है गैस। क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं पदार्थ की। कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस है। तो देखिए ठोस किसे कहते हैं, कहेंगे जिसका आयतन और आकार, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, जिसका आकार को मतलब आकृति, साइज, आयतन मतलब वॉल्यूम, यानी दोनों क्या हो, आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है आपका, ठोस पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखना चाहते हैं तो किताब क्या है, ठोस पदार्थ है। पत्थर क्या है, ठोस पदार्थ है। बर्फ क्या है, ठोस पदार्थ है। ग्लास क्या है, ठोस पदार्थ है। क्या समझ में आया, यानी किताब, बल्ब, बर्फ, बल्ब भी कह सकते हैं, ग्लास भी कह सकते हैं, कलम भी कह सकते हैं, ये सब क्या है आपका, ठोस पदार्थ। ईटीसी बहुत सा हो सकता है। यानी जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है आपका, ठोस पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। अब देखिए द्रव क्या होता है, तो द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी जिसका क्या हो, जिसका क्या होता है, कहेंगे जिसका आकार अनिश्चित, आकार क्या होता है, अनिश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, और आयतन क्या हो, निश्चित हो, आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। तो देखिए अभी क्या बताए, द्रव जिसका आकार और आयतन, सॉरी, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे पानी, पानी क्या है आपका, इसका आकार अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है, कि अगर मान लीजिए ऐसा बोला, अगर हम एक बोतल में क्या करते हैं, पानी रखते हैं यहाँ, तो क्या है, मान लेते हैं इतना तक पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है, 1 लीटर पानी है, और ये क्या है, इसमें भरा हुआ, कितना लीटर पानी है, 1 लीटर। अगर इसी को अगर हम बहुत बड़ा वाला बर्तन में रख देते हैं, इतना बड़ा बर्तन में रख देते हैं, तो क्या होगा बताइए। अगर इतना बड़ा बर्तन में रख देते हैं तो क्या होगा, सिर्फ इतना तक ही पानी आएगा। देखिए इसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया।
इसलिए आकार क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। लेकिन इसमें भी क्या कहलाएगा, 1 लीटर ही पानी कहलाएगा। तो 1 लीटर पानी क्या है, आयतन है। दोनों क्या है, दोनों में सेम टू सेम है। लेकिन यानी जो आकार देख लीजिए इतना है और इसका आकार कितना है, छोटा सा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये द्रव है। क्या है, द्रव है। और गैस देखिए क्या होता है, गैस की परिभाषा मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। क्या हो, आकार और आयतन क्या हो, दोनों अनिश्चित हो। क्या कहते हैं, अनिश्चित हो। दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गैस। अब देखिए ठोस का इंग्लिश क्या होता है, कोई बताइए तो कमेंट में जल्दी में। ठोस को कहते हैं सॉलिड, द्रव को क्या कहते हैं, लिक्विड। क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और गैस तो गैस ही है। क्या है, गैस तो गैस ही है। तो देखिए ठोस, द्रव और गैस। तो गैस की परिभाषा क्या हो गया आपका, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख सकते हैं हम बहुत सा गैस, जैसे सांस लेते हैं हम लोग, कौन सा गैस, ऑक्सीजन। जैसे हम लोग हवा को भी कह सकते हैं गैस। इसके बाद एलपीजी, ये भी क्या है, गैस है। सीएनजी, ये भी क्या है, गैस है। CO2, ये भी क्या है आपका, गैस है। N2O, ये भी क्या है आपका, गैस है। तो समझ में आ गया गैस क्या होता है। यानी इसका कोई भी आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अगर हम जिस बर्तन में रखेंगे, जहां रखेंगे वो उतना जगह छीन लेता है। तो इसलिए इसका क्या होता है, गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। आगे देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस में क्या संबंध है। ठोस, द्रव और गैस में क्या संबंध है, क्या आपसे पूछा जाएगा, ठोस, द्रव और गैस में क्या संबंध है। तो देखिए अगर हम कोई पदार्थ को ठोस से अगर द्रव बनता है, कोई पदार्थ क्या है, ठोस से द्रव बनता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका पिघलना। क्या कहलाता है, पिघलना कहलाता है या गलना कहलाता है। क्या कहते हैं, पिघलना या गलना कहलाता है। ठोस से द्रव बनता है तो क्या कहलाता है, पिघलना या गलना कहलाता है। द्रव से गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा बताइए, तो गैस, द्रव से गैस बनेगा तो वो कहलाएगा आपका वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव से गैस बनेगा तो क्या करेगा, वाष्पन कहलाता है। गैस से अगर द्रव बनता है तो क्या कहलाता है, गैस से द्रव बनता है तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस से द्रव बनता है तो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और द्रव से अगर ठोस बनता है तो क्या कहलाता है बताइए तो द्रव से जो अगर ठोस बनता है तो ये कहलाता है आपका जमना। क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। यानी फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं, इसे जमना कहते हैं। अगर मान लीजिए ठोस से सीधे गैस बन जाए, अगर ठोस से सीधे गैस बन जाए, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस बन जाता तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस बन जाए, इसे गैस से सीधे ठोस बन जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो गैस से सीधे ठोस बनेगा तो ये कहलाता है आपका निक्षेपण। क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। तो यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 परिभाषा एक बार में हो सकता है। तो देखिए नहीं, पिघलना किसे कहेंगे, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, पिघलना कहलाएगा। वाष्पन किसे कहते हैं, तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाता है। संघनन किसे कहेंगे, तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा आपका, संघनन कहलाएगा। जमना किसे कहते हैं, तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है आपका, जमना कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाएगा आपका, निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, तो कहेंगे तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक हो या रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको नहीं तोड़ सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। तत्व देखिए जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, तत्व के एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ये क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। हीलियम क्या है, तत्व है। लिथियम क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। नाइट्रोजन क्या है, तत्व है। ये सब क्या है, तत्व है। यानी तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नहीं तोड़ सकते, अलग नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। अभी तक कुल कितने तत्व का आविष्कार हो चुका है, अभी तक कुल तत्व कितने हैं, तो जानते होंगे 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं।
और 118 तत्व में पूछेगा प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, बताइए। प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, 30 की, 40 की, 90 की, 100, बताइए। नहीं, 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने? तो मानव निर्मित या संश्लेषित, मानव निर्मित कहे या क्या कह सकते हैं, संश्लेषित तत्व कितने? मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व कितने हो जाएंगे? 16। तो 92 और 16 मिलने के बाद 118 हो जाएगा। कितने तत्व हो गए आपका प्रकृति में? 92। मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व कितने हैं? 16 हैं। याद रहेगा ये सब। अब देखिए जो टोटल तत्व है, ये तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो तत्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तत्व? दो प्रकार के होते हैं। किसने बांट दिए हैं? एक होता है आपका मेटल और दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। मेटल का मतलब धातु, मेटल मतलब क्या हो जाएगा? धातु हो जाता है। नॉन मेटल मतलब अधातु। और इसको बांटने वाले व्यक्ति कौन थे? कभी कभी एग्जाम पूछ देता है तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकरण किसने किया था, बताइए कोई। तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकरण किसने किया था? तो केमिस्ट्री के फादर कौन है? लेवोसियर। तो वही किए थे। इसको बांटने वाले कौन थे? व्यक्ति का नाम पूछेगा कौन से वैज्ञानिक थे? तो लेवोसियर थे। कौन थे? लेवोसियर थे। याद रखिएगा। ये क्या किए हैं? तत्व को दो भागों में बांट दिए, धातु और अधातु में बांट दिए हैं। तो देखिए धातु और अधातु कैसे पहचानेंगे? अगर आपसे लिखा रहेगा एग्जाम में धातु है कि अधातु है, पहचाने उसमें कैसे पहचानेंगे? तो जिसके अंतिम में यम लगा हो समझेंगे वो धातु है। क्या है? जिसमें क्या लगा हुआ हो? यम लगा हो। यम लगा रहेगा समझेंगे क्या है? आपका धातु है। और जिसमें जन लगा रहेगा क्या कहेंगे उसको? अधातु है। जिसमें जन लगा हो क्या कहेंगे? अधातु। जिसमें यम लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे? धातु। सिर्फ हीलियम को छोड़कर। क्यों? हीलियम क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। ना वो धातु है ना अधातु, कुछ नहीं। वो क्या है? उत्कृष्ट गैस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जांपल में कहेंगे लिथियम, तो देखिए अंतिम में क्या लगा हुआ है? यम लगा हुआ है। जैसे हम कहेंगे सोडियम, क्या लगा हुआ अंतिम में? यम लगा हुआ है। जैसे कहेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अंतिम में क्या है? यम है। तो यानी समझ जाएंगे जिसके अंतिम में यम लगा हो समझ जाएंगे वो क्या है? आपका धातु है। क्या है? धातु है। जिसके अंतिम में जन लगा हो, जैसे कहेंगे हाइड्रोजन, क्या है? अधातु है। देखिए अंतिम में जन लगा हुआ हाइड्रोजन। जिसे कहेंगे आपका, और बताइए क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। देखिए क्या लगा हुआ है? जन लगा हुआ है। जिसे कहेंगे आपका ऑक्सीजन, क्या है आपका? जन लगा हुआ है। तो ये समझेंगे क्या है? अधातु। तो धातु अधातु समझने में कोई किसी की समस्या है? नहीं है। अब देखिए धातु कहेंगे किसे और अधातु किसे कहते हैं? तो अगर इसको पहचानने के और सा गुण देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या है आपका? फिजिकल गुण है। फिजिकल गुण मतलब क्या होता है? भौतिक गुण। क्या है? तो देखते होंगे धातु क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? धातु चमकीला होता है। सब जानते होंगे धातु क्या होता है? चमकीला होता है। और क्या होता है? उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा क्या होता है? सुचालक होता है। ये उष्मा क्या होता है? धातु सुचालक होता है। विद्युत का भी क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन सा? आपका ये धातु। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है धातु। जैसे मान लीजिए और क्या कह सकते हैं, धातु अधिकांश आपका ठोस रूप में ही पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है जो क्या होता है? द्रव रूप में पाया जाता है। अपवाद में बताइए तो कौन सी धातु जो अपवाद में द्रव रूप में पाया जाता है? एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि ये नहीं पूछेगा, कुछ भी करेगा। हाँ धातु, धातु कौन सा अपवाद में है? आपका पारा कह सकते हैं, या मरकरी कह सकते हैं, या हम Hg कह सकते हैं। ये क्या होता है? आपका अपवाद है जो किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? द्रव रूप में रहता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में खास करके अपवाद वाला ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है। फिर देखिए इसका क्वथनांक और द्रव्यमानांक उच्च होता है। क्या होता है? क्वथनांक और द्रव्यमानांक क्या होता है? उच्च होता है। क्वथनांक और द्रव्यमानांक जो होता है वो काफी उच्च होता है। किसका? धातु का।
धातु जो होता है आघात वर्धनीय और तन्य होता है। धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय और तन्य होता है। धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। क्या होती है? एवं तन्य होती है। धातु जो होता है आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है या सबसे तन्य धातु कौन सा होता है? तो सबसे तन्य होता है सोना। सबसे तन्य धातु कौन सा है? सोना। दूसरा नंबर पर कौन है? चांदी। तीसरा नंबर पर कॉपर। चौथा नंबर पर एल्युमिनियम। पांचवा पर लोहा। यानी मतलब जिसको हम क्या करते हैं, खींच खींच के लंबा तार बना सकते हैं, पीट के चादर बना सकते हैं, तो सबसे मतलब आघात वर्धनीय या तन्य कहेंगे तो कौन हो जाएगा? आपका सोना हो जाता है। अब देखिए अधातु के गुण अगर बात किया जाए तो ये चमकीला नहीं होता। क्या होता है? ये चमकीला नहीं होता है। ये क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। ये विद्युत का भी कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में एक वो है जो सुचालक होता है। कौन सा अपवाद में है? ग्रेफाइट। क्या है आपका? विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अपवाद में है ग्रेफाइट जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये याद रखिएगा। फिर देखिए आपका इसका क्वथनांक और द्रव्यमानांक निम्न होता है आपका अधातु का। ये आघात वर्धनीय तन्य नहीं होता क्योंकि इसको पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है। पीटने पर क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है? पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ये सब क्या करना है? याद रखना है। तो कभी कभी धातु अधातु के गुण से भी क्वेश्चन टॉपिक बना के देख देता है कि यानी सुचालक कौन होता है या कौन नहीं है, धातु है कि अधातु है। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए आपसे पूछेगा पूरे जितने भी तत्व हैं उसमें धातु की संख्या कितनी। देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, धातु की संख्या कितनी है बताइए। जो 118 तत्व हैं इसमें धातु कितने? 90 को है कि 100 है? कितने हैं धातु बताइए, बोलिए। तो धातु कितने हैं आपका? 91। कितने हैं? 91। और धातु कितने हैं? 10, 15, 20, 25, 30। कितना है अधातु? तो अधातु आपका 20 है। कितने? 20। एक आता है उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, यानी दोनों के बीच होता है, और इसकी संख्या आपका 7 बताया गया है। उपधातु कितने हैं? 7 हैं। कभी कभी उपधातु का नाम याद रखना। तो देखिए उपधातु 7 को कौन कौन है? ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इसके बाद आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है। आर्सेनिक है, इसके बाद एंटीमनी है आपका। तो देखिए 7 को कौन कौन हो गया आपका? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरियम और एक क्या है इसको पढ़ेंगे टेलुरियम। क्या कहते हैं इसको? टेलुरियम कहते हैं। और इसको पोलोनियम कहते हैं, पोलेनियम। तो देखिए आपका यानी उपधातु कितने हैं? 7। कौन कौन? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। ये याद रखिएगा कम से कम ये 7 गो कौन है। एग्जाम में पूछ देगा कि कौन उपधातु है, तो अगर ये याद रहेगा तो क्या करेंगे हम? मार सकते हैं। निश्चित उपधातु वाला पूछेगा ही, इसलिए 7 उपधातु इसको क्या करना? आपको याद रखना है। अब देखिए पूछेगा कौन सी अधातु द्रव होती है? अधातु जो है कौन सी अधातु द्रव है बताइए। तो ब्रोमीन क्या है? द्रव होता है। ब्रोमीन क्या होता है आपका? द्रव होता है, याद रखना है। फिर पूछेगा कौन सी धातु द्रव होती है? द्रव पूछेगा कौन सी धातु होती है तो क्या कहेंगे आपका? कौन सी धातु द्रव होता है? तो पारा होता है। यानी इसे को हम मरकरी को या क्या कहते हैं? Hg कहते हैं। क्या? हाइड्रोराइजरम कहते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले प्रयोग में कौन सी तत्व लाया गया था? सबसे पहले प्रयोग में कौन सा तत्व लाया गया बताइए। दुनिया में सबसे पहला ऐसा कौन सा तत्व का उपयोग किया गया था? तांबा का। सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया गया है?
हाँ, सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो आपका लोहा का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। देख ही सकते हैं कोई भी चीज बना होता है क्या होता है, लोहा की ही बना हुआ रहता है। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला तत्व आपका तांबा है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन सा है, लोहा है। पूछेगा सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस पूछेगा कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का अधातु बताइए, सबसे हल्का अधातु कौन सा हो जाएगा, तो सबसे हल्का अधातु भी क्या है आपका, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का अधातु भी क्या है आपका, हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व तो ओस्मियम है। कौन है, ओस्मियम है। पूछेगा सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु की भी आप बात करेगा तो कौन है आपका, ओस्मियम है। कौन सा है, ओस्मियम। सबसे तन्य धातु पूछेगा कौन सा है, सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो आपका सोना है। कौन सा है, सोना है सबसे तन्य धातु। सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन है, सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक तो चांदी है। वैसे सोना भी है लेकिन चांदी को ही रखते हैं। सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन है आपका, चांदी होता है। पूछेगा आपसे सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु कौन है, तो सबसे हल्की धातु की बात करेगा लिथियम है। कौन है, लिथियम। पूछेगा सबसे कम घनत्व वाली धातु, सबसे कम घनत्व वाली धातु सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सा है आपका, यही लिथियम ही है। सबसे कम घनत्व पूछे या सबसे हल्की धातु पूछेगा तो कौन सा है आपका, लिथियम ही है। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो कौन सा है, नहीं, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु हीरा तो आ जाएगा कौन सा में, और धातु में। या दुनिया में सबसे ज्यादा पदार्थ पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा कहेंगे। लेकिन धातु पूछेगा सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम है। कौन सा है, प्लेटिनम है, यानी पीटी। देखिए आगे देखिए, पूछेगा भविष्य की धातु किसे कहते हैं, बताइए कोई, नहीं, भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन। भविष्य की धातु किसे कहते हैं, तो टाइटेनियम कहते हैं। हाँ, भविष्य की धातु किसे कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं। भविष्य का ईंधन पूछेगा तो हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। सबसे कठोर धातु पूछेगा कौन सा है, क्रोमियम। कौन सा है, क्रोमियम। लेकिन सबसे मजबूत धातु पूछेगा कौन है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, हाँ, बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। मतलब तो बल्ब में कौन सी गैस रहती है, अक्रिय गैस रहती है। यानी खास करके आर्गन गैस रहती है। अगर ऑप्शन में आर्गन गैस नहीं है तो हम क्या मारेंगे, नाइट्रोजन। अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं है तब क्या मारेंगे, नाइट्रोजन मारते हैं। फिर पूछेगा आपको एस्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, एस्ट्रेंजर गैस तो जेनॉन को कहते हैं।
स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन को कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो पारा को कहते हैं। पारा को, मरकरी को, ये Hg। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहा जाता है या मरकरी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। आशा धातु किसे कहते हैं? बताइए, आशा धातु किसे कहते हैं? तो बताइए, आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहा जाता है आशा धातु। आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। भय धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। भय धातु पूछेगा किसे कहते हैं? तो भय धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को कहा जाता है क्या? भय धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? भय धातु कहा जाता है। अब देखिए, धातु जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कौन कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में स्थित धातु कौन कौन सा होता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। कौन कौन है आपका? सोना, चांदी और कौन है? प्लेटिनम। कौन है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो पूछेगा धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो धातुओं का राजा कहते हैं हम सोना को। किसे कहते हैं? धातुओं को राजा सोना कहते हैं। तो पूछेगा सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका क्या है? हीरा। कौन सा है? हीरा है। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछेगा कौन सा है, तो वो क्या कहेंगे हम? हीरा है। कौन सा पदार्थ है? हीरा है कह सकते हैं आप। फिर पूछेगा आगे, देखिए, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी। किसे कहते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। पूछेगा अक्रिय गैस कौन कौन सा है? बताइए, कौन कौन सा है? तो हीलियम है, आर्गन, हीलियम, नियन कर लीजिए पहले, हीलियम ऐसे कर लीजिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। कौन कौन हो जाएगा अक्रिय गैस? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। कौन कौन हो जाएगा? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये कौन सा वर्ग में रखा गया है? तो 18वां वर्ग में रखा गया। आवर्त सारणी के कौन सा वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग में रखा गया है। इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग में इसको रखा गया है। कभी कभी पूछता है इस सभी की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी। तो वैलेंसी आपका 0 होता है। हीलियम में क्या होता है कि इसके बाह्यतम कक्षा पूछेगा, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होता है हीलियम में। अब बाकी यदि सब में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 8 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। सिर्फ हीलियम में 2 याद रखना है, बाकी बाद 8। हीलियम क्या करता है? डुएट पूरा करता है। क्या पूरा करता है? डुएट। और ये सब नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन क्या पूरा करता है? ऑक्टेट। अब जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो उस समय जब तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है तो उसके समक्ष अक्रिय गैस समझ में आ गया, उत्कृष्ट धातु समझ में आ गया। ये सब एग्जाम में क्या है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है। होता क्या है? अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल होता क्या है? तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं जो पदार्थ खट्टा लगता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। ये सिंपल भाषा में मतलब बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, चाहते हैं कि अम्ल कौन कौन सा हो सकता है, जैसे नींबू क्या होगा? मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा? खट्टा लगता है। आंवला खट्टा लगेगा कि मीठा लगेगा? खट्टा लगेगा आंवला।
कच्चा आम, अब पक्का आम नहीं कह देंगे, कच्चा आम कहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी खट्टा लगता है, क्या हो जाएगा आपका, अम्ल हो जाएगा कच्चा आम भी। जैसे दही क्या लगता है, खट्टा लगता है कि मीठा, खट्टा। जैसे मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है आपका, अम्ल है। तो नींबू, आंवला, कच्चा आम, दही, इमली, इसके बाद सिरका, सिरका क्या है, अम्ल की भस्म है, तो सिरका भी क्या है, अम्ल है। हाँ, अंगूर कैसा लगता है, वो भी खट्टा लगता है, अंगूर भी क्या है, अम्ल है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा संतरा क्या है, ये भी आपका अम्ल ही होगा, ETC, बहुत सा हो सकता है एग्जाम्पल, ये सब क्या आपका अम्ल है। यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उससे क्या कहते थे, अम्ल कहते हैं, याद रखना। एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब अम्ल के क्या गुण हैं, तो ऑप्शन में रहता है खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, मीठा लगता है, मतलब नमकीन लगता है, तो क्या कहेंगे, खट्टा लगता है, जो वो क्या है आपका अम्ल है, क्या है, अम्ल है। अब देखिए अम्ल की एक और डिफिनेशन है, क्या है अम्ल का डिफिनेशन, अगर वैज्ञानिक तरीका से अगर अम्ल का देखा जाए डिफिनेशन, मान लीजिए अगर कोई ऐसा अम्ल है जिसको हम चख लेंगे, ये सब तो क्या कर सकते हैं, चखेंगे तो पता चलेगा खट्टा है, तब ना हम बता सकते हैं अम्ल है। अगर कोई मतलब अम्ल ऐसा रहेगा जिसको हम चखेंगे, जैसे H2SO4, समझते हैं H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी अम्ल भी कहते हैं उसे, अम्लों का राजा भी कहते हैं उसे हम। तो अगर उसको हम जीभ पर रख के चखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीभ जल जाएगा, तो क्या होगा, हमको पता भी स्वाद नहीं चलेगा और हमें हानि पहुंच सकता है। तो यानी उसके लिए क्या है, अब अम्ल की एक और परिभाषा दी है वैज्ञानिकों अनुसार, क्या दिए हैं अम्ल की परिभाषा, कौन वैज्ञानिक दिए थे, तो आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, वो क्या दिए हैं अम्ल का परिभाषा, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाता है आपका, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या परिभाषा देंगे, जो पदार्थ जल में घुलकर, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम अम्ल कहते हैं। ये कौन कहते हैं, किसके अनुसार है, तो आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ये किन के अनुसार परिभाषा है आपका, आर्हेनियस। ये भी एग्जाम कभी पूछ लेता है किन के अनुसार परिभाषा है, तो आर्हेनियस के अनुसार है। यानी जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है क्या कहलाता है आपका, अम्ल। जैसे मान लीजिए अगर HCl है, एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखते हैं हम, HCl है, अगर इसको जल में घुलाते हैं, इसमें घुलाएंगे जल में, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। तो ये क्या समझ आएंगे, जखनी हाइड्रोजन आयन बन गया समझ आना क्या है, वो अम्ल है। जैसे H2SO4, इसको अगर हम जल में घुलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन आयन बन गया, समझ आना क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। समझ में आ गया अम्ल क्या होता है, कि जो पदार्थ जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाता है, अम्ल। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल में हमेशा कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, अम्ल में हमेशा कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। तो नोट में याद कर लीजिएगा, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल में हमेशा कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, अम्ल में हमेशा कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, बताइए तो बता सकते हैं। हाँ, एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी मतलब NTPC का भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि यानी अम्ल में हमेशा कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, तो कौन सा पदार्थ रहता है, तो आपका हाइड्रोजन। कौन सा रहता है, हाइड्रोजन रहता है, याद रखिएगा। या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, यानी हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं। हाइड्रोजन रहेगा ही हर हाल में, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या वो अम्ल कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। अब देखिए अम्ल के हम कुछ गुण देख लेते हैं, क्या देखते हैं, अम्ल के गुण देख लेते हैं। क्या है अम्ल का गुण, एग्जाम यहां से पूछता है, तो एक तो कह सकते हैं सिंपल भाषा में क्या है, अम्ल स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा। क्या अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद इसका खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है स्वाद। स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा क्या कह सकते हैं, स्वाद खट्टा होता है। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तीसरा क्या करेगा,
कोई भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। क्या करता है? धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। धातु से अभिक्रिया कर क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस देता है। कौन? अम्ल। और क्या करता है ये भी एग्जाम पूछा गया। नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ये लाल करता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। कौन? अम्ल। और क्या है? अम्ल जो है भस्म और क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल। अम्ल जो है भस्म या क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। यानी अम्ल क्या करता है? भस्म या क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। और बताइए अम्ल के गुण क्या हो सकता है? तो इसका कह सकते हैं इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सबसे ज्यादा अम्लीयता है? कौन सबसे ज्यादा अम्लीयता है? कौन सबसे ज्यादा अम्लीयता है? जैसे मान लीजिए पीएच मान था आपका 1, बी में ऑप्शन मान लेते हैं पीएच मान 2, सी में पीएच मान 3 और डी में पीएच मान लेते हैं 6। तो बताइए सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन होगा? 6 बोला नहीं, गलत जवाब। अब देखिए क्या है, 7 से कम होता है तो जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा वो उतना अम्लीयता रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीएच मान 1 वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा अम्लीयता होगा। तो ये अम्ल का गुण हो गया। क्या क्या कर सकते हैं? स्वाद खट्टा होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? भस्म या क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आगे पढ़ना क्या है इसमें अब कि यानी कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमको अब ये पढ़ना है। यानी एक तरफ पदार्थ लिखेंगे और एक तरफ उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमें यह भी पढ़ना है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाएगा कि अमाशय मतलब हमारे पेट, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। कुछ दिया जाएगा आपको, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैटरी में, तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो H2SO4 पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? H2SO4। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लों का राजा भी किसे कहते हैं? H2SO4 को ही कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए तो कोई जल्दी में। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसे दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला कभी कोई पूछ देता है, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। फिर आपसे पूछेगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। फिर आपसे पूछा जाएगा
कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसे। फिर आप लोग बताइएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। फिर आपसे पूछेगा, दही हो गया, लाल चींटी, चाय, सिरका, टमाटर, नींबू, बैटरी, सेब, अमाशे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी कहे या भौरा कहे या डंक कहे, कौन सा मतलब, या बिरहनी कहे, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्या करना आपको याद रखना, एग्जाम में क्या होता है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद हो जाएगा। क्या पाया? देखिए, अमाशय में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, मधुमक्खी या भौरा में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और सा बहुत सा है, लेकिन आप इतना भी याद रखते तो क्या हो जाएगा, इतना से आपका क्लियर हो सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से बार बार पूछा जाता है। तो देखिए आगे पढ़ रहे हैं अब भस्म। क्या पढ़ रहे हैं? भस्म के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भस्म। तो देखिए भस्म क्या होता है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए भस्म क्या होता है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं भस्म जो स्वाद में कड़वा लगता है। जो स्वाद में क्या हो, कड़वा लगता है, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। जो स्वाद में कड़वा लगता है उसे क्या कहते हैं? भस्म। कड़वा का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप से समझ जाइएगा आप लोग। जैसे करेला खाए होंगे, उसी को कहते हैं कड़वा। नीम खाए होंगे, नीम का पत्ता उत्ता चबाए होंगे, कब? तो जरूर वर्ष में एक दिन चबाते होंगे। कौन सा दिन? नाग पंचमी के दिन। तो क्या आपका भस्म है। तो करेला हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या आपका भस्म है। जैसे मान लीजिए शैम्पू। शैम्पू कभी खाए हैं? खा के देखिएगा कैसा लगता है, वो भी आपका कड़वा लगेगा। इसके बाद ब्रश करते होंगे तो उसमें लगाते होंगे टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट कैसा लगता है आपका? वो भी भस्म रहता है। खा तो देखिए एक बार, मीठ लगता है, लेकिन खा के देखिए तो क्या लगेगा आपका? वो भी कड़वा लगेगा। ये सब क्या भी है आपका? भस्म है। क्या है? भस्म। तो सिंपल परिभाषा क्या दे सकते हैं भस्म का? जो पदार्थ स्वाद में कड़वा लगता है उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे? जो पदार्थ स्वाद में कड़वा लगता है उसे भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भस्म कहते हैं। याद रहेगा आपको। जो पदार्थ स्वाद में कड़वा लगता है उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया करेला, नीम, शैम्पू, टूथपेस्ट, etc। ये सब क्या हो गया आपका? भस्म। अब देखिए अगर मान लीजिए हम शैम्पू खाते हैं तो क्या होगा? हानि पहुंचेगा शरीर को। टूथपेस्ट खा लेंगे, ये भी हानि पहुंचाएगा। कुछ ऐसा पदार्थ रहेगा जिसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कास्टिक सोडा, अगर उसको हम खा लेते हैं क्या होगा? शरीर को हानि पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो ये तो चख कर देखने वाला है। अगर मान लीजिए जो हमारे लिए हानिकारक हो तो उसको कैसे हम जानेंगे कि वो भस्म है? तो आर्हेनियस क्या किए हैं, उनके लिए भी परिभाषा दिए हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार देखिए भस्म की परिभाषा किन के अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार क्या करते हैं हम? भस्म की परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा? भस्म की परिभाषा क्या है? तो आर्हेनियस साहब कहे हैं वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है भस्म कहलाता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्या कहलाता है आपका? भस्म कहलाता है। तो क्या परिभाषा देंगे? वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देता है,
हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि यानी वो पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो कह सकते हैं भस्म कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में घुलाते हैं तो क्या बनता है? एक सोडियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि क्या है? वो भस्म है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर प्रतिक्रिया, मतलब इसको जल में घुलाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। तो ये क्या है आपका? क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो ये भी क्या आपका? भस्म है। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, इसको अगर हम जल में घुलाते हैं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो ये भी क्या आपका? भस्म कह सकते हैं। तो यानी तो इसमें भी नोट में एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि भस्म में कौन सा पदार्थ हमेशा उपस्थित रहता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन। भस्म में कौन सा पदार्थ हमेशा उपस्थित रहेगा? तो हाइड्रोक्साइड आयन। भस्म में कौन सा पदार्थ हमेशा उपस्थित रहता है? हमेशा उपस्थित रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी भस्म रहता है। भस्म में कौन सा पदार्थ हमेशा उपस्थित रहता है? तो क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या रहता है? हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा क्या रहता है? उपस्थित रहता है। यानी OH माइनस कह सकते हैं, ये उपस्थित रहता है हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए हम भस्म का उपयोग देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। चलिए पहले भस्म का गुण की बात करते हैं। तो भस्म के गुण क्या है? भस्म का गुण तो पहला क्या बोल सकते हैं? भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा लगता है। कैसा लगता है? भस्म स्वाद में कड़वा लगता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? भस्म बताइए तो विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा? तो भस्म क्या होगा? विद्युत का सुचालक होता है। भस्म विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। भस्म क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि भस्म जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है कि हरा करता है? बताइए। हरा करता है, नीला करेगा। क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। फिर बताइए आप। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे फंस जाता है। लाल को नीला कौन करेगा? तो क्षार करता है। और नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए भस्म का पूछेगा, भस्म का सतह कैसा होता है? तो भस्म का जो सतह होता है चिकना होता है। भस्म का सतह कैसा होता है? चिकना होता है। कैसा होता है भस्म का सतह? चिकना होता है। यह भी याद रखना। पूरा प्लेन रहेगा। जैसे शैम्पू साबुन लगाते हैं फिसलते रहता है, वैसा ही चिकना सतह किसका होता है? आपका भस्म का होता है। क्योंकि साबुन शैम्पू भी क्या है? भस्म है कि अम्ल है? तो वो भी क्या है? भस्म है। खाक तो देखिए साबुन को, शैम्पू को कैसा लगता है। इसका पूछेगा आपसे, भस्म का pH मान 7 से ज्यादा होता है। भस्म का pH मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा। भस्म का pH मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। फिर क्या याद रखेंगे भस्म के बारे में? तो भस्म जो है अम्ल से अभिक्रिया कर, भस्म जो है अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या करता है? अम्ल और, यानी भस्म क्या करता है? अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? लवण और जल बनाता है।